नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन तथा और उसकी कुछ अन्य शक्तियों के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वीडियो में आपके लिए क्या क्या होगा। इस वीडियो में हम राष्ट्रपति की सभी आपातकालीन शक्तियों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में उसमें जो अमेंडमेंट लाए गए उसके बारे में बात करेंगे, उसको समझेंगे। उसके बाद में हम राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन की तुलना करेंगे। और लास्ट में हम हमारे राष्ट्रपति की कुछ अन्य शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति की या इमरजेंसी प्रोविजन की। हमारे संविधान के भाग 18 के आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर में कितने तरह के आपातकाल होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसके बारे में आर्टिकल 352 में बताया गया है। फिर हमारा होता है राष्ट्रपति शासन, जिसको हमारे संविधान के आर्टिकल 356 में बताया गया है। इसे कभी कभी राष्ट्रपति शासन को कभी कभी राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। उसके बाद में तीसरा हमारा है वित्तीय आपातकाल। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं, थोड़ा इन लोगों को समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम डिटेल में बात करेंगे। जब कभी भी राष्ट्रपति को ये लगता है कि देश की एकता, अखंडता या संप्रभुता पर कोई खतरा आ गया है या देश के संविधान की सुरक्षा करना है, तो उस स्थिति में वो आपातकाल की घोषणा करता है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा उस स्थिति में किया जाता है जब मान लीजिए किसी देश से युद्ध छिड़ गया हो, या किसी देश ने आक्रमण कर दिया हो, या देश के अंदर किसी हथियार बंद ग्रुप ने विद्रोह कर दिया हो। इस स्थिति में आर्टिकल 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे संविधान में जो इसके लिए वर्णन किया गया है, वो केवल संविधान आपातकाल की घोषणा लिखा गया है संविधान में। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की। राज्यों में जो हमारी कार्यपालिका होती है वो केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार ही कार्य करती है। जब कभी भी राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी भी राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर रही है, मीन्स वो संविधान का ठीक से पालन नहीं कर रही है, या शासन व्यवस्था उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गई है, या शासन व्यवस्था पर उसका नियंत्रण नहीं रहा, तो उस स्थिति में हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो किसी राज्य पर आपातकाल लागू कर सकता है। फिर हम बात करें अगर वित्तीय आपात की, तो अगर भारत की वित्तीय अस्थायित्व को या साख को किसी प्रकार का कोई खतरा उत्पन्न हो जाता है, उस स्थिति में जो आपातकाल लगाया जाता है उसे वित्तीय आपातकाल कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की डिटेल में। कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। मीन जो हमारे केंद्र में मंत्रिमंडल है वो जब लिखित में राष्ट्रपति को ये अनुमोदन देगा कि राष्ट्र के संपूर्ण राष्ट्र पर या किसी राज्य पर या किसी राज्य के किसी हिस्से पर आपातकाल लगाना है, उस स्थिति में हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो आपातकाल की घोषणा करता है। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार पर केंद्र का संपूर्ण नियंत्रण होता है। जिस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है उस समय राज्य सरकार की संपूर्ण शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और उस राज्य पर केंद्र का संपूर्ण नियंत्रण हो जाता है। मीन्स इस संबंध में अगर हम बात करें तो जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, मीन जो हमारी संघीय संवैधानिक ढांचा है वो एकात्मक हो जाता है। जैसा कि हमारे संविधान में केंद्र की और राज्यों की अलग अलग शक्तियां दी गई हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय आपात को लागू किया जाता है उस स्थिति में जो राज्यों की शक्तियां होती हैं वो भी केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाती हैं। फिर हम बात करें अगर राष्ट्रीय आपात की, तो राष्ट्रीय आपात भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत पर लगाया जा सकता है। वही हमने जैसा कि आपको पहले बताया कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा संपूर्ण भारत पर या संपूर्ण भारत के किसी पर्टिकुलर एरिया पर किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मान लीजिए किसी देश से युद्ध छिड़ गया हो, या किसी देश ने आक्रमण कर दिया हो, या किसी सशस्त्र ग्रुप ने देश के अंदर ही विद्रोह कर दिया हो, उस स्थिति में
राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। हालांकि यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि युद्ध छिड़ने वाला है या किसी बाह्य देश का आक्रमण होने वाला है या कोई सशस्त्र ग्रुप विद्रोह करने वाला है, उस स्थिति में वो अपने विवेक के अनुसार या मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। फिर हम आगे बात करते हैं। अगर आगे हम बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा 1 महीने तक रहती है। उसके बाद संसद की विशेष बहुमत द्वारा इसे 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जाता है। मीन्स राष्ट्रपति की आपातकाल की घोषणा करने के बाद संसद के दोनों सदनों में इसे विशेष बहुमत से पास होना जरूरी होता है। विशेष बहुमत के बारे में हमने आपको डिटेल बताया है, उसके बाद उससे रिलेटेड वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे देख सकते हैं कि विशेष बहुमत क्या होता है। तो मीन्स एक बार संसद के दोनों सदनों में आपातकाल से संबंधित जो विधेयक है वो दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास हो गया तो इसे 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है। फिर हम बात करें अगर आपातकाल को वापस लेने की, तो लोकसभा अगर एक बार साधारण बहुमत से कोई विधेयक पास कर दे तो आपातकाल को वापस लिया जाता है। मीन्स आपातकाल को 44th जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था, अभी आगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ था, उसके अनुसार आपातकाल को लागू करने की प्रक्रिया को तो थोड़ा कठिन बना दिया गया था, लेकिन आपातकाल को वापस लेने की प्रक्रिया को काफ़ी आसान बना दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि आपातकालीन स्थिति पर विचार करने के लिए विशेष अधिवेशन तब आहूत किया जाता है जब लोकसभा के 1/10 सदस्य लिखित में लोकसभा अध्यक्ष को या राष्ट्रपति को अनुमोदन दें। मीन्स अगर आपातकाल को लागू करना हुआ, उस स्थिति में अगर लोकसभा के 1/10 मेंबर लिखित में लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करें जब लोकसभा का सदन चल रहा हो। मीन्स लोकसभा के जो 1/10 मेंबर होंगे वो जब लोकसभा का सत्र चल रहा होगा तो वो आपातकाल के लिए लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करेंगे, या अगर लोकसभा का सदन ना चल रहा हो तो उस समय वो राष्ट्रपति को सूचना दे सकते हैं। हालांकि राष्ट्रीय आपातकाल पर विचार करने के लिए, इस स्थिति पर विचार करने के लिए विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि मान लीजिए किसी ऐसी अचानक से कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, उस स्थिति में मंत्रिमंडल केवल लिखित में तुरंत सिफारिश दे दे, उस स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका के प्रभाव के बारे में। अगर संपूर्ण देश में या किसी राज्य में आपातकाल को लागू किया जाता है तो उस समय उस राज्य की संपूर्ण शक्तियां जो हैं वो केंद्र के हाथों में आ जाती हैं। सामान्य स्थिति में ये होता है कि राज्यों को केवल कुछ विषय पर ही केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है, लेकिन जिस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है उस समय राज्यों को सभी विषयों पर या किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए केंद्र की सलाह की आवश्यकता होती है। मीन्स उस समय जो हमारे राज्य की सरकारें होती हैं वो पूर्णतया केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाती हैं। फिर हम बात करें विधायी प्रभाव की। अगर हम बात करें विधायी प्रभाव की तो आपको पता होगा कि हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की 7वें अनुसूची में 3 प्रकार की सूची दी गई है। मीन्स समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। मीन्स संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है उस समय केंद्र सरकार को ये नियंत्रण मिल जाता है कि वो राज्य सूची के विषयों पर भी, राज्य सूची में जितने भी विषय को बताया गया है उन पर भी कानून बना सकती है। हालांकि इस स्थिति में राज्य की जो विधायिका है उसको निलंबित नहीं किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के मध्य में जो समवर्ती सूची के अनुसार कानून बनाने की शक्तियां हैं उनका जो वितरण है उसको निलंबित कर दिया जाता है। मीन्स उस समय केंद्र सरकार पूरी संपूर्ण शक्तियां उसी के हाथों में आ जाती है और वो तीनों सूची पर कानून बना सकती है। अब हम बात करते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जो कि 1978 में आया था। ये अमेंडमेंट क्यों आया और इस अमेंडमेंट में क्या क्या थे, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि 44वां संविधान संशोधन जो था वो आखिर में क्यों आया था। 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और उनकी सरकार का 5 सालों का कार्यकाल समाप्त होने वाला था, उसी समय जब उच्च न्यायालय और
उच्चतम न्यायालय ने राजनारायण मामले में उनके खिलाफ अपना निर्णय सुनाया, तो उन्होंने उस स्थिति में भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी और उन्होंने इसका रीजन बताया था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गई है देश में, मीन्स आंतरिक अशांति फैल गई है, जिसके कारण ये आपातकाल लगाया जा रहा है। हालांकि जब उन्होंने इस आपात को लगाया था तो उस समय उन्होंने मंत्रिमंडल की ना तो कोई राय ली थी और उन्होंने सीधे राष्ट्रपति को ये निर्देश दे दिया था कि आप राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दें। बाद में उनके मंत्रिपरिषद ने इसको लिखित में दिया। तो इसीलिए जब 1977 में इमरजेंसी समाप्त हुई, इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई उसके पीएम बने, तो उन्होंने 1978 में एक नया संशोधन लाया। उस संशोधन में के प्रावधान जो है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। संविधान में सबसे पहले जो हमारे राष्ट्रीय आपात में 3 शब्द दिए गए थे कि राष्ट्रीय आपात किन स्थितियों में लगाया जाता है। पहला था युद्ध में या किसी बाह्य आक्रमण में या देश में कोई आंतरिक अशांति फैल जाए, मीन्स इंटरनल डिस्टर्बेंस कोई हो जाए, उस स्थिति में आपात लगाया जा सकता है। लेकिन हालांकि इसका कोई विशेष तरह से ये उल्लेखित नहीं किया गया था कि मीन्स आंतरिक अशांति किस तरह से हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए अभी कुछ लोग अगर जाके प्रधानमंत्री के घर के सामने धरने पे बैठ जाएं तो उस स्थिति में भी आंतरिक अशांति के आधार पे अगर प्रधानमंत्री चाहे तो वो राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की सलाह दे सकता है। तो इसलिए बाद में इस शब्द को बदल दिया गया और इसे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। मीन्स अगर कोई हथियारबंद ग्रुप देश में कोई विद्रोह करने वाला है या ऐसी संभावना या सशस्त्र विद्रोह कर दिया हो तो उस स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। फिर बात करते हैं सबसे 44वें संविधान संशोधन के पहले ये था कि अगर लोकसभा में साधारण बहुमत के द्वारा कोई राष्ट्रीय आपात का विधेयक पास हो जाए तो आपातकाल को प्रभावी माना जाता था। लेकिन बाद में इसे बदलकर विशेष बहुमत कर दिया गया। मीन्स अगर विशेष बहुमत के द्वारा ये पास होगा तभी इसको माना जाएगा। फिर मंत्रिमंडल की लिखित राय जरूरी हो गई। मीन्स जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में आपातकाल को लागू करने के लिए राष्ट्रपति को लिखित में अपनी राय देगा तभी राष्ट्रपति इस पर देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 के निलंबन के बारे में। तो आर्टिकल 9 का निलंबन केवल तभी हो सकता है जब युद्ध या बाह्य आक्रमण हो गया हो, जब इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, उस समय आर्टिकल 19 का निलंबन नहीं हो सकता है। आर्टिकल 19 के बारे में आपको पता होगा कि वाक स्वतंत्रता आदि विषय पर कुछ अधिकारों के संरक्षण के बारे में है, जिनमें 6 प्रावधान दिए गए हैं। तो ये केवल इसका निलंबन तभी हो सकता है जब युद्ध और बाह्य आक्रमण हो गए हो। फिर जब आपातकाल को लागू किया जाता था तो सबसे पहले यह था कि 60 दिनों के अंदर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन जरूरी है। में संसद के दोनों सदनों में इसे पास होना जरूरी होता था, लेकिन बाद में इसे भी कम करके 30 दिन केवल कर दिया गया। उसके अलावा जब आपातकाल की घोषणा हो जाती थी, संसद के दोनों सदनों में ये पास हो जाता था तो 1 साल तक यह आपातकाल रह सकता था। लेकिन इसको भी 44वें संविधान संशोधन में 6 महीने कर दिया गया। उसके अलावा 44वें संविधान संशोधन में ये प्रक्रिया बनाई गई कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी भी निलंबित नहीं हो सकते हैं। आर्टिकल 20 मीन्स अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। मीन्स अगर किसी व्यक्ति को किसी दोष में सजा दी गई हो तो उसके संबंध में जो उसे संरक्षण का अधिकार है उसको निलंबित नहीं किया जाता है। उसके अलावा अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण का अधिकार है उसे भी निलंबित नहीं किया जाता है। उसके अलावा जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, जितने भी मूल अधिकार हैं, उनको वो अपने आप ही निलंबित हो जाते हैं। तो ये हुआ हमारा राष्ट्रीय आपात। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की। आर्टिकल 355 जो हमारे संविधान में है, उस आर्टिकल 355 के अनुसार केंद्र सरकार को इस कर्तव्य के लिए विवश किया जाता है कि जितने भी राज्य हैं वो संविधान में जो व्यवस्था दी गई है उन्हीं के अनुरूप कार्य करेंगे। लेकिन आर्टिकल 356 में अगर किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल हो जाता है, मीन्स कोई भी राज्य की सरकारें संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं करती हैं या वहाँ की संवैधानिक जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा जाती है, उस स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रीय आपात का राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। हालांकि आर्टिकल 365 में एक और
उपबंध दिया गया है। आर्टिकल 365 के अनुसार अगर राज्य की सरकारें संघ के द्वारा दिए गए कुछ निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहती हैं या उन निर्देशों का पालन नहीं करती हैं, उस स्थिति में आर्टिकल 365 के अनुसार उस राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है। अब हम बात करें इसके बारे में, तो आपात की घोषणा के 2 महीने बाद इसे लागू करने के लिए संसद की अनुमति लेनी होती है। मीन जिस समय आपात की घोषणा हुई उसके बाद में, मतलब राष्ट्रपति शासन की जिस राज्य में घोषणा हुई उसके 2 महीने के बाद संसद के दोनों सदनों में इसको पास होना जरूरी होता है। अगर हम बात करें कि सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था PSU में, मीन्स पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, मतलब PSU में लगाया गया था। यह लगाया गया था 1953 में। हालांकि बाद में इसका विलय कर दिया गया पंजाब में, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा बार अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पंजाब में लगभग 8 बार लगाया गया है और सर्वाधिक समय तक भी पंजाब में ही लगाया गया है। फिर हम बात करें अगर इसकी, तो संसद के द्वारा अनुमोदन के बाद 2 महीने से 6 महीने के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। मीन संसद अगर चाहे तो इसको इस पर नियम बनाकर या इसका दोनों सदनों में पास करके इसको 6 महीने तक के लिए बढ़ा सकती है, और संसद जितनी बार चाहे उतनी बार के लिए इसको बढ़ा सकती है। हालांकि कुछ विशेष उपबंध है कि इसको एक बार में केवल 6 महीने के लिए ही बढ़ाया जा सकता है, और जब कभी भी निर्वाचन आयोग को ये लगे कि राज्य विधानसभा साधारण निर्वाचन कराने में भी असमर्थ हो, उस स्थिति में भी इसको बढ़ाया जा सकता है। यह हुआ हमारा राष्ट्रपति शासन। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपात तथा राष्ट्रपति शासन में अंतर के बारे में। तो सबसे पहला अंतर यह है कि राष्ट्रीय आपात के समय संपूर्ण राज्यों पर संघ का नियंत्रण होता है, जबकि राष्ट्रपति शासन के समय केवल संबंधित राज्य पर। मीन जिस समय राष्ट्रीय आपात को लागू किया जाता है उस समय मान लीजिए किसी पार्टिकुलर राज्य पर ही लागू किया गया, मान लिया किसी एक राज्य पर ही लागू कर दिया गया, तो उस स्थिति में भी केंद्र सरकार और देश के जितने भी राज्यों की सरकारें हैं उनके बीच की जो मूलभूत संबंध है उनमें परिवर्तन आ जाता है। लेकिन अगर जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है उस समय केवल संबंधित राज्य पर ही केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। फिर हम बात करें राष्ट्रीय आपात के समय राज्य का मंत्रिपरिषद की, तो राष्ट्रीय आपात के समय राज्य की मंत्रिपरिषद अस्तित्व में तो रहती है और अपने कर्तव्यों को निर्वहन वो जारी रखती है, लेकिन राष्ट्रपति शासन जब किसी राज्य में लगाया जाता है तो उस समय वहां की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है, मीन्स वहां की मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। फिर अगर हम बात करें मूल अधिकारों की, तो राष्ट्रीय आपात में मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। मीन्स जैसे आपको हमने बताया कि बाह्य आक्रमण और युद्ध के समय आर्टिकल 19 भी निलंबित किया जाता है, और आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी आर्टिकल को निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन के समय मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर हम बात करें राज्य विधानसभाओं की, तो राज्य की विधानसभाएं अगर राष्ट्रीय आपात के समय केंद्र और राज्य के जो संबंध होते हैं, वित्तीय संबंध, वो प्रभावित नहीं होते हैं, किंतु राष्ट्रपति शासन में जितने भी कार्य किए जाएंगे वो राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशों पर ही किए जाते हैं। मीन राज्य की विधानसभाओं का प्रभाव जो होता है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। फिर हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया था जब 44वां, तो उसमें एक यह किया गया था कि राष्ट्रपति, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो उसकी शक्ति का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, मीन्स न्यायिक पुनर्लोकन किया जा सकता है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति इस पर आपत्ति कर दे और वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इसके खिलाफ कोई याचिका दायर कर दे कि ये जो राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था ये गलत था, तो इसके लिए राष्ट्रपति को वहां पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर अपने विचारों को रखना होगा, या न्यायालय को इस बात की संतुष्टि दिलानी होगी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो लिया गया निर्णय था वो बिल्कुल सही था। अब हम बात करते हैं वित्तीय आपात की। वित्तीय आपात के बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 360 में बताया गया है, राष्ट्रपति किसी भी राज्य में या पूरे देश पर वित्तीय आपात उस स्थिति में लागू करता है जब राष्ट्रपति को ये आभास होता है या राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के द्वारा लिखित में ये राय दी जाती है कि देश की वित्तीय साख पर, वित्तीय स्थायित्व पर या उसकी साख पर खतरा आ गया है कोई,
उस स्थिति में इसे लगाया जाता है। मीन्स मान लीजिए आर्थिक मंदी आ गई या महंगाई बढ़ गई या अन्य किसी कारण से जब भी मंत्रिपरिषद को ये लगे तो राष्ट्रपति को वित्तीय आपात लागू करने की निर्देश दे सकती है। इस स्थिति में संसद के दोनों सदनों में उसका अनुमोदन जरूरी होता है और संसद के दोनों सदनों में जब वो पास किया जाएगा उस स्थिति में वित्तीय आपात लागू किया जाएगा। अगर हम बात करें वित्तीय आपात की, तो वित्तीय आपात को कभी भी राष्ट्रपति वापस ले सकता है। मीन्स अगर वो घोषणा कर दे कि वित्तीय जो आपात लगाया गया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसे वापस लिया जा रहा है, तो उसके द्वारा वो वापस ले लिया जाएगा। फिर हम बात करें प्रभाव की, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार या राष्ट्रपति ये घोषणा करता है कि जितने भी न्यायाधीश होंगे, राज्य और संघ के अधिकारी होंगे, उनके वेतन में कटौती की जा सकती है या उनके वेतन को कम किया जा सकता है या उनके वेतन को पे रोक लगा दी जा सकती है। फिर जितने भी राज्यों में जो विधेयक पेश होते हैं उन विधेयकों को राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति की राय जरूरी होती है। मीन्स जितने भी विधेयक पेश होंगे राज्यों में उन पे राज्यपाल के द्वारा सबसे पहले राष्ट्रपति की राय ली जाएगी और राष्ट्रपति की राय के बाद ही उसको पास किया जाएगा। फिर हम बात करें वित्तीय अनुशासन की, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति या केंद्र सरकार किसी भी राज्य को ये निर्देश दे सकती है कि वो वित्तीय अनुशासन को बनाए रखें। हालांकि अगर हम बात करें आपातकालीन प्रावधानों की, तो इसकी आलोचना भी हुई। संविधान सभा के कुछ सदस्य जो थे उन्होंने आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना भी की, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि इस स्थिति में जो हमारे संविधान का संघीय प्रभाव है वो नष्ट हो जाएगा और केंद्र सरकार पूरी तरीके से शक्तिशाली बन जाएगी। इसके अलावा राज्यों की जो शक्तियां हैं, मीन्स जो एकल और संघीय दोनों प्रकार की शक्तियां हैं, वो पूरी तरीके से केंद्र के हाथों में आ जाएगी। उस स्थिति में राष्ट्रपति तानाशाह भी बन सकता है, राज्यों की जो स्वतंत्रता है वो समाप्त हो जाएगी और जितने भी हमारे भारत के नागरिकों को मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो सभी बेकार हो जाएंगे। मीन्स उनका कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। तो समग्र रूप में यह कह सकते हैं कि जब मूल अधिकार नष्ट हो जाएंगे उस स्थिति में जो संविधान की प्रजातंत्रीय आधारशिला है वो नष्ट हो जाएगी। तो ये हमारा हुआ वित्तीय आपात। अब हम राष्ट्रपति की कुछ अन्य शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। हमारे आर्टिकल 74 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को किसी भी मामले में परामर्श या सहयोग दे सकता है। मीन्स राष्ट्रपति कोई भी कार्य जो करेगा या कोई भी उसकी शक्ति होगी वो मंत्रिपरिषद के ऊपर ही निर्भर करती है। मीन्स मंत्रिपरिषद ही राष्ट्रपति को किसी काम करने के लिए परामर्श या सहयोग देगा, उसी के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा। फिर आर्टिकल 75 में संसद के मंत्रियों से संबंधित राष्ट्रपति के प्रावधान है। मीन्स उनके वेतन भत्ते या इन सब के बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 76 की बात करें, सॉरी ये आर्टिकल 85 होगा। आर्टिकल अगर 85 की बात करें तो राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि वो संसद के सत्र या सत्रावसान कर सकता है या संसद को भंग कर सकता है। इसके बारे में हम जब संसद को पढ़ेंगे तो उसमें ये इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।